नमस्कार दोस्तों, वी कैन नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टेक्निकल हेल्प पर मेंस का एग्जाम 27 अगस्त 2022 को कंप्लीट हुआ। सभी का नहीं हो पाया, किन बच्चों का दोबारा हो रहा है इस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन जिन बच्चों के पास मेल आ चुके हैं और जिनका दोबारा होना है, कृपया वो अपनी तैयारी लगातार जारी रखें। वो इस पूरे पेपर का एनालिसिस जरूर कर लेवे कि किस तरह का पेपर आ रहा है और कैसे कैसे क्वेश्चन आए, क्योंकि एग्जाम मुझे लगता है बहुत जल्द करवा लेंगे। वो 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर पूरी संभावना रहेगी, मुझे लगता है पूरी कोशिश रहेगी कि एग्जाम करवा दिया जाए। अब 1 हफ्ते में दोबारा पेपर बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन असंभव तो नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन हो सकता है इसमें से रिपीट हो जाए, हो सकता है पूरा पेपर ही रिपीट करवा दे, क्योंकि आंसर की तो जारी करी नहीं है। सो यदि आपका पेपर नहीं हुआ है तो आज की इस वीडियो में हम जो भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं इनको तो अच्छे से आप जरूर पढ़ लें और इसी लेवल के हिसाब से आप तैयारी करें जो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। जिन बच्चों के पास मेल आ चुका है उनका तो कंफर्म है, दोबारा होगा ही होगा। जिन बच्चों का उन 5 सेंटर में से पेपर है तो वो अभी भी कंफ्यूजन में, ये ध्यान रखना कि जिन बच्चों का उन एग्जाम सेंटर में था तो कोई भरोसा नहीं है कि उनका भी दोबारा ले लिया जा सकता है। हालांकि केवल जो इफेक्टेड कैंडिडेट है, जिन प्रभावित हुए थे, उनका ही पेपर दोबारा होगा, ये भी क्लियर हो चुका है। तो यदि आपका पेपर सबमिट हो गया है बढ़िया तरीके से तो फिर आपका पेपर दोबारा नहीं होगा, लेकिन आप तैयारी करते रहें अगर उस सेंटर में आपका नाम है तो। आइए दोस्तों, हम पेपर का एनालिसिस देखते हैं। टेक्निकल पार्ट का मैं सॉल्यूशन आपको इसमें करवा रहा हूं, सारे नहीं, जितने क्वेश्चन मुझे मिले उसके हिसाब से मैं आपको हल करवाने का प्रयास कर रहा हूं। आप समझ लेना किस तरह का है। ओवरऑल पेपर का लेवल वैसा ही था जैसे प्री एग्जाम का आ रहा था और ठीक पेपर था, पढ़ने वाले बच्चों के हिसाब से अच्छा पेपर भी था। ऐसी बात नहीं है कि पेपर बिल्कुल भी खराब था, तो पेपर बहुत अच्छा भी था। लेकिन बहुत टफ, या यूं कहें कि बहुत ऊपर लेवल वाला पैसा भी नहीं दिया, या यूं कहें कि जिन बच्चों ने 2-3 साल से मेहनत की थी वो बच्चे और जिन बच्चों ने 6 महीने से मेहनत की थी वो बच्चे लगभग एक जैसा ही पेपर करके आए, ऐसा मेरा एनालिसिस है। यानी ज्यादा फर्क नहीं था। जिन बच्चों की गहन स्टडी थी उन बच्चों में और जिन बच्चों के ऊपर ऊपर से पढ़ा हुआ था उन दोनों बच्चों में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आया। ऐसा पेपर इन्होंने दिया जो कि बिल्कुल मैं कहूंगा फर्जी है। मुझे लगता नहीं कि यार इस कंपनी को कोई सजेशन देने वाला है कि यार कम से कम हमारे पेपर देख लेते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हैं जो आपको बता देते हैं, मेरी जरूरत नहीं है, मेरे से ऊपर और बहुत है जो आपको अच्छे से अच्छा पेपर बना के दे सकते थे। कम से कम 10, 20, 30 क्वेश्चन तो ऐसे होना जो बच्चों को लगे कि हाँ यार ये टॉपिक थोड़ा सा गहराई वाला है, मैं अभी शुरू हुआ था, मैं पढ़ नहीं पाया। खैर चलिए, जो भी है हम तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसा रहा। जिन बच्चों का पेपर हुआ नहीं वो जरूर ध्यान रखें। आगे देखो, प्रकाश से प्रभावित प्रतिरोध क्या है, सवाल पूछा भाई, पहला क्वेश्चन बता रहा हूं, है ना। मतलब कि ऐसा रजिस्टर जो लाइट डिपेंडेंट इफेक्टेड हो, तो भैया एलडीआर ही बोलेंगे ना इसको, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, प्रकाश पर प्रभावित प्रतिरोधक, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कोर को लेमिनेट क्यों करते हैं? अब यार ये क्वेश्चन तो कोई आईटीआई होल्डर वाला बच्चा अगर नहीं कर सकता तो कैसे बताओ। आईटीआई में इसके क्वेश्चन आते थे कोई टाइम में, आज भी आ रहे हैं आईटीआई में कि कोर लेमिनेट क्यों करते हैं, तो कोई इसका बड़ा वो क्वेश्चन नहीं मान सकते अपन। एडी करंट लॉस कम करना, है ना। ये क्वेश्चन जो बच्चा 6 महीने लगभग पढ़ रहा था वो भी कर सकता है, और आज से 3 साल पहले जिसने तैयारी शुरू की वो भी तो कर ही सकता है ना। इस क्वेश्चन को आप और आगे लेकर जा सकते थे। खैर जो भी होता है कोई बात नहीं। आगे सवाल पूछा कि ऊष्मा किसके वर्ग के समानुपाती है, या फिर हो सकता है ऊष्मा धारा के कैसे समानुपाती है, ये पूछा होगा, तो उत्तर आएगा फिर धारा, है ना। धारा के वर्ग के समानुपाती है, याद आया ही होगा ना आप सबको, H बराबर I² RT होता है। तो ये देखो धारा के वर्ग के समानुपाती हो गया, ठीक ठाक है।
हालांकि इसका तो मुझे लग रहा है ऑफिशियल आंसर की जारी करेंगे तो फिर 100 क्वेश्चन आए थे, आपको हम पूरा 100 का 100 पे जो क्वेश्चन आए थे वो हल करवा ही देंगे। लेकिन अभी देखना जरूरी है क्योंकि जिन बच्चों का हुआ नहीं उनके लिए बहुत जरूरी है ये सारे क्वेश्चन, है ना। तो आराम से इनको आप देखें और पढ़ें। अब आई स्क्वायर आर टी बच्चा ITA में रटना शुरू कर देता है, कंपटीशन एग्जाम की क्या तैयारी करेगा। और गेट की आउटपुट पूछी थी भैया, या बुलियन व्यंजन बोल दो एक ही बात है। तो और गेट में A+B होती है, एंड गेट की A×B होती है ना। बाकी तो खैर अभी क्या बतानी, एक बार जो पेपर में क्वेश्चन थे बस वही बता रहा हूँ मैं आपको फटाफट से, है ना। लोहे चुंबकीय पदार्थों में चुंबकशीलता का मान, है ना। लोहे चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता बोल दो या चुंबकीय प्रवृत्ति बोल दो, एक ही बात है। उत्तर थे धनात्मक, छोटा धनात्मक, बड़ा धनात्मक। तो लोहे वाले होते हैं ना, इनमें आपको बड़ा पॉजिटिव करना था। बड़ा पॉजिटिव का मतलब है इकाई से वेरी वेरी हाई, क्योंकि इकाई से कुछ अधिक तो पैरामैग्नेट की भी तो होती है ना, अनुचुंबकीय पदार्थों की भी होती है। ये फेरो की पूछ रहा है, बड़ा धनात्मक आएगा, यानी ग्रेटर देन कम से कम 2 बार तो आपको बोलना पड़ेगा, मोर देन, है ना। इकाई से बहुत ज्यादा अधिक वाला ये भी आ सकता है। और उसके बाद में देखो स्लिप रिंग किसकी बनी होती है। देखो इसके लिए मैं आपको 2 ऑप्शन बताना चाहूंगा। अगर दैट फास्फोरस ब्रॉन्ज का ऑप्शन है, कांसे वाला ऑप्शन अगर है तब तो आपको यही करना है, लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं है तब आपको कॉपर भी करना था। इस बच्चे ने तो मुझे कॉपर ही लिखकर सेंड किया है, हो सकता है फास्फोरस ब्रॉन्ज का ऑप्शन नहीं था। आप यदि एग्जाम देकर आए हैं तो जरूर बताना दोनों में क्या ऑप्शन थे, साथ में पता तो लगे ना कि यहाँ तक वीडियो देखा कि नहीं देखा। 7 मिनट का वीडियो हुआ है, बहुत सारे बच्चे 2 मिनट के बाद में स्किप करके निकल जाते हैं, बोले क्या देखना है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या ऑप्शन थे मुझे जरूर बता देना, है ना। उसके बाद में देखो सवाल पूछा, चिज्जल का कोई डायग्राम दिया हुआ था जिसकी पहचान करनी थी, है ना। अब इसने बस इतना ही लिखा है, बोले जी चिज्जल का डायग्राम आया था। चिज्जल को हिंदी में छेनी बोलते हैं यार। छेनी वाला आप देख सकते हैं, मैंने करवाया हुआ था सारा। स्क्वायर कट मैंने करवाई है, डायमंड पॉइंट चीजर मैंने करवाई है ना। और स्क्वायर कट और वो जितनी भी होती है सारी उसमें करवाई है। कौन सी पूछिए देख लेना, फर्मर चीजर थी, फोल्ड चीजर है, मोर्टाल चीजर भी आजकल आती है ऑप्शन में। तो जो भी हो उसमें से आप देख लेना। 1 किलोवाट में HP पूछा था। देखो 2 ऑप्शन होते हैं, है ना। 1.34 वाला ही कर सकते हो, कैसे, वही 1000 में आपको 735.5 का भाग देना है। 746 का भी दे सकते हो, कोई बात नहीं, दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। 1.34 या 1.36 जो भी ऑप्शन में है आप देख लेना, ठीक है। कौन सा ऑप्शन था उसी के हिसाब से आप इसको देख लेना। 3 फेज में DOL की रेटिंग पूछी थी, है ना। DOL यूज्ड अप टू, किस केज मोटर के लिए DOL काम में लेंगे। 5 HP अगर ऑप्शन है तो DOL स्टार्टर 5 HP तक की मोटर के लिए ही काम में आएगा। मोटर कौन सी है वो तो जानते ही होंगे ना, केवल केज मोटर के लिए ही काम में आएगा। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए ये काम में नहीं आता है, ठीक है। तो ये थे अभी के देखो 9 क्वेश्चन एक बार, है ना। कोई बच्चा नोट करना चाहता है तो कर लेना, वैसे तो आपको भी पेपर मिल ही गया होगा, है ना। चीजें तो एक दूसरे के साथ ग्रुपों में आप जुड़े हुए हो तो आ ही जाती है। बच्चों ने हो सकता है आपको भी सेंड कर दी होगी, हमें बाद में सेंड करते हैं। आजकल आप आपस में एक दूसरे को शेयर पहले करवाते हो। देखो 10वां क्वेश्चन और क्या पूछा, कह रहे हैं कि आइसोलेटर का एक डायग्राम दिया हुआ था, मतलब चित्र दिया हुआ था और ये पूछा कि ये किसका डायग्राम है। देखो आइसोलेटर 1 वे स्विच के जैसा ही होता है, थोड़ा ध्यान से इसको देख लेना। सर्किट ब्रेकर अलग चीज होती है, आइसोलेटर अलग चीज होती है। सर्किट ब्रेकर मत बना देना, ठीक है ना। एक 1 वे स्विच के जैसा ही मान लो थोड़ा सा डायग्राम में, और हल्का सा इसको सिंबल यू लिया हुआ होता है बस,
ठीक है। विशेषता ध्यान रख लो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन काम आएगा, ऑफ लोड काम में आता है हमेशा, यानी हमेशा अपन इसको तब ऑपरेट करवाते हैं जब लाइन पर नो लोड हो, लाइन डी एनर्जाइज हो यानी अनऊर्जित हो, लाइन से कोई भी भार जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, आइसोलेटर तब काम में लेते हैं। उसके बाद में ऑसिलेटर का क्वेश्चन था कि ट्यून्ड सर्किट में क्या जुड़ा होता है या क्या संयोजित होता है। माय डियर, ट्यून्ड सर्किट का मतलब होता है ऑटोमेटिक ट्यून होना। जैसे रेडियो सिग्नल रिसीव करता है ये ऑटोमेटिक ट्यून कहलाता है। जैसे हम कहीं भी पहुंच जाते हैं, मोबाइल का टावर अपने आप 4G कैच कर लेता है, ये ऑटो ट्यून कहलाता है। सिग्नल रिसीवर जो होते हैं ना, उनको ट्यूनिंग, वो कहते हैं ना, बोले इनकी ट्यूनिंग बैठ गई। ट्यूनिंग का मतलब यही होता है। तो ट्यूनिंग जो होता है ना, उसको अपन एनसी टैंक बोलते हैं, ध्यान रखना। यानी इंडक्टर और कैपेसिटर टैंक सर्किट में जुड़े रहते हैं या ट्यून्ड सर्किट में जुड़े रहते हैं। हो सकता है इसको टैंक सर्किट बोलते हैं, वो एक ही बात है। ठीक है, बच्चे को हो सकता है ट्यून याद रह गया, वो टैंक सर्किट दिया हुआ, आप बताना जरूर इसमें क्या दिया हुआ था। उसके बाद में देखो पूछा कि E1 और E2 किसके टर्मिनल है। भैया ये क्वेश्चन तो आपको जरूर करना था। डीसी में कुल 6 टर्मिनल मैंने रटवा रखे हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 और F1 F2। अगर आपको ये याद नहीं है तो आज ही हमारे जाइए प्लेलिस्ट में, यूट्यूब पर खोलिए डीसी मशीन और टर्मिनल मार्किंग ऑफ डीसी वाइंडिंग नाम से आपको एक चैप्टर मिलेगा। E1 E2 थे माय डियर संट फील्ड वाइंडिंग के, ठीक है। अच्छा, इस बच्चे ने क्या 2 क्वेश्चन लिखकर भेजे हैं, मैं बताना चाह रहा हूं, मुझे लगता है एक ही था, 2 नहीं होने चाहिए थे। वो कह रहा है कि सर E1 E2 किस वाइंडिंग के टर्मिनल है, यूं भी पूछा, और संट मोटर का भी डायग्राम दिया हुआ था, यूं कह रहे हैं। तो आप मुझे बताना जरूर संट मोटर का डायग्राम था क्या, और अगर डायग्राम था तो फिर पूछा क्या इस डायग्राम में, या पहचान करनी थी डायग्राम देखकर कि ये क्या है, संट मोटर है कि सीरीज मोटर है कि संट जनरेटर है, ऐसा भी तो हो सकता होगा ना। तो मोटर जनरेटर की पहचान है, यूं आर्मेचर जुड़ा हुआ हो, यूं फील्ड जुड़ा हुआ हो, ठीक है ना। मोटर जनरेटर की पहचान यहां से होगी। अगर यहां से सप्लाई आपको इनकमिंग दिखाया है ना, तो मोटर है, और अगर यहां से दिखा रहा है जो कि इस ब्रांच में डिवाइड हो रही है, इस ब्रांच में डिवाइड हो रही है, तो ये संट जनरेटर है। यानी अगर जनरेटर है तो आर्मेचर से निकल रहा है और दोनों तरफ जा रहा है या दोनों एंड की तरफ जा रहा है, और अगर मोटर है तो बाहर से आ रहा है और आर्मेचर और फील्ड दोनों में सप्लाई जाते हुए दिखाएगा, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन था पूरा मुझे आप जरूर कंफर्म करवाना। उसके बाद देखो 3 सेल श्रेणी क्रम में थे, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट और 8 वोल्ट के श्रेणी क्रम में है, और बता रहे हैं कि यूं पूछा कि बताइए कुल वोल्टेज का मान कितना है। तो श्रेणी क्रम में तो वोल्टेज जुड़ेगी हमेशा ही, जितने भी लगे हुए सबको जोड़ दो, 5 और 12 और 8 25 वोल्ट उत्तर आ जाएगा, है ना। 12 8 20 और 5 25 वोल्ट। आप जरूर मुझे क्रॉस मैच करवा देना कि यही क्वेश्चन आया था क्या, जरूर आप इसे ध्यान में रखें, क्वेश्चन नंबर नोट जरूर कर लेना आप, है ना। और जिनका हुआ नहीं वो तो कम से कम रटी लो यार। रेजिस्टेंस के कनेक्शन वाला देखो, 1 ओम के 4 प्रतिरोध समांतर में है तथा 5 ओम का 1 प्रतिरोध इनके श्रेणी क्रम में है। RT की गणना करो। बताओ भाई ऐसा ही था क्या। कम से कम क्वेश्चन तो शेयर करवा देना यार, जो बच्चे एग्जाम देख कर आए वो भी शेयर करवाइए प्लीज, है ना। क्रॉस मैच करवाने में क्या जाता है। और जिन बच्चों को पेपर नहीं बना, खास तौर से मैं उनके कहना चाहूंगा कि आप प्लीज किसी भी तरह की हड़बड़ाहट अब ना करें और अपने एग्जाम की एक ठंडे दिमाग से तैयारी करें।
जो चीज आप देख करके आए थे उसे भूल जाने का प्रयास करें और ये सोचें कि आपका पेपर बहुत अच्छे से करवाया जाएगा। देखो भाई, 4 रेजिस्टेंस जब यहां समांतर में जुड़े होंगे, ऐसा एक डायग्राम बना दूं, ये लो, एक इनके यहां जुड़ा हुआ है इस तरह से। इस डायग्राम का कुल रेजिस्टेंस आपसे पूछा है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम और ये 5 ओम। देखो इन सबका जब ज्ञात करोगे तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 बोले तो 0.25 ओम, यानी 0.25 और 5 ओम श्रेणी क्रम में है दोनों, ये लो। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 5.25 ओम। बताओ बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, श्रेणी समांतर आना ही था कन्फर्म है। देखो डीसी में से क्या नहीं पूछेगा यार, किसने नहीं बताया होगा, है ना? जिस टीचर से भी आप पढ़े होंगे आपको जरूर उसने ये तो पढ़ाया ही है, ना भी पढ़ा तो भी ये तो कर लोगे। क्या इसमें कोई है ना कलाकारी नहीं थी? कितने क्वेश्चन करवाए मैंने याद नहीं, सॉरी भूल गया मैं। मुझे लगता है 15 क्वेश्चन हुए थे। 16वां क्वेश्चन देखो, 16वां सवाल दिया उसने कि 4 पिको फैरेड के 2 कैपेसिटर है और श्रेणी क्रम में है, कुल धारिता की गणना करो। माय डियर, कैपेसिटर जब श्रेणी क्रम में आ जाए तो कैपेसिटी घटती है, और जब समान मान के हो तो एक साधारण सा फॉर्मूला लगा दिया करो, C/N। उत्तर आ जाएगा 2 पिको फैरेड। ठीक है, 4 पिको फैरेड के 2 थे, आपको कुल आंसर करना था 2 पिको फैरेड। 17वां क्वेश्चन देखो, 17वां क्वेश्चन में पूछ रहा था कि निम्न में से निष्क्रिय घटक कौन सा है, यानी एक्टिव पैसिव घटक जो है ना वो पूछा। पैसिव RLC वाले होते हैं। ये बच्चा कह रहा है कैपेसिटर का ऑप्शन था, तो आपका सही हो जाएगा। एक्टिव में कौन आएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सारे, डायोड, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, जेनर डायोड, SCR, UJT, वैक्यूम ट्यूब, वाल्व, वो सारे SCR में, सॉरी एक्टिव में जाएंगे। ठीक है, निष्क्रिय घटक था। उसके बाद में एक और सवाल क्या पूछा, फ्लक्स शून्य होने पर डीसी मोटर की गति क्या होगी? डीसी मोटर की गति क्या होगी जब फ्लक्स शून्य हो जाए? अब देखो हम सब जानते हैं कि डीसी मोटर की गति फील्ड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे ही फ्लक्स 0 होगा तो गति अनंत होगी कि नहीं? ठीक है, यही तो कारण है कि संट मोटर के बारे में कहा जाता है कि उसकी फील्ड कभी ओपन नहीं हो जाए, ऐसी व्यवस्था करो। एनबीसी को फील्ड के श्रेणी क्रम में इसीलिए तो लगाया है, ताकि अगर फील्ड ओपन भी हो जाए तो एनबीसी का भी सर्किट ओपन हो जाए और तुरंत मोटर बंद हो जाए। नहीं तो अगर आर्मेचर के टर्मिनल जुड़े हुए रहे, है ना, तो ये सब सिंपल सी बात है और मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसको कर लेंगे। देखो 19वां क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है अपन से। और उसके बाद में एक सवाल दिया, 3 फेज इंडक्शन मोटर में टॉर्क। 3 फेज इंडक्शन मोटर टॉर्क जो होता है ना, इसका सप्लाई वोल्टेज के साथ रिलेशन कैसा होता है, संबंध कैसा होता है? तो इंडक्शन मोटर का टॉर्क सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है। मैंने बहुत बार सवाल करवाए, एग्जाम्पल भी काफी बार करवाया है, मुझे लगता है सबको याद होगा। एक वोल्टेज देकर मैं करवाता था कि 440 वोल्ट पर 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, अगर वोल्टेज 220 वोल्ट कर दे तो, या वोल्टेज 2 गुना 880 वोल्ट कर दिया जाए तो टॉर्क क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है पहले। अगर जुड़े हो हमारे साथ लंबे समय से तो माय डियर, कंपटीशन एग्जाम में नैया पार करनी है तो टेक्निकल हम आपका स्ट्रॉन्ग कर देंगे। हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे। और ज्यादा बेहतर तैयारी चाहिए तो हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और मोस्ट सूटेबल कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। रिसेंटली DRDO, इसरो और इन सब में वैकेंसी है ही, आप अच्छी सी तैयारी कर सकते हो। UPR यूनिट TG2 में भी बेड़ा पार करना है तो आ जाइए हमारे साथ। ट्रांसफार्मर में OFAF का पूरा नाम पूछा भाई, ये भी तो अभी रिसेंटली करवाया था मैंने आपको। ऑयल फोर्स्ड, एयर फोर्स्ड,
ठीक है ना। तेल दाब वायु दाब, यानी तेल भी फोर्सली ही जा रहा है और एयर भी फोर्स वाली ही है। और उसके बाद में देखो बॉयलर के काम में तो आपको वाष्प तैयार करना लिख सकते हो, है ना, या स्टीम तैयार करना, वो ऑप्शन आप दे सकते हो। उसके बाद में देखो कह रहे हैं कि पूछा ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का काम क्या है। तो ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का जो काम है वो ऑयल वाला जो है उसको ये संकुचन और प्रसार को जगह देना है, एक तरह से तेल प्रसार व संकुचन, है ना, तेल का प्रसार और संकुचन वाला है, तो यही ऑप्शन ठीक रहेगा। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी आप देख लेना, है ना। एक्सप्लोजन एंड रेडिएशन आएगा क्या, नहीं। संकुचन को बोलेंगे कंप्रेशन और प्रसार को बोलेंगे एक्सपेंशन, तो उनको ये एक तरह से कंट्रोल करेगा। और वोल्टेज किसकी अधिक होगी, ऐसे ऑप्शन पूछा सेल के मामले में। ऑप्शन दिए हुए थे लेक्लांची सेल, लेड एसिड सेल और निकिल आयरन सेल। देखो अगर इन सेलों में कंपैरिजन करोगे तब तो लेड एसिड की ही सबसे ज्यादा है, ठीक है। इनमें जब तुलना करवानी है तब तो लेड एसिड की है क्योंकि 2.6 तक जाती है, लेक्लांची की भी 1.4 के आसपास है, निकिल आयरन सेल की भी इतनी है 1.46 के आसपास, लेड एसिड सेल की 2.6 के आसपास है। तो आप लेड एसिड सेल वाला ऑप्शन मुझे लगता है यहाँ कर सकते थे, जो कि बहुत सिंपल तरीके से। और उसके बाद में देखो बहुत सारे हैं, तो इसमें क्या है कि बच्चों ने केवल ऑप्शन ही लिख करके भेजे, क्वेश्चन नहीं बताए, ठीक है। क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखा है पूरा, केवल ऐसे लिख दिए इसमें, जैसे मान लो अब एक में ऑप्शन लिखा हुआ है माइक का, अब ऑप्शन क्या था पता नहीं, है ना। और एक ये रजिस्टर वाला है, कलर कोड देखो, हरा लाल भूरा काला भूरा, हरा लाल भूरा काला और भूरा, ये रजिस्टर की कलर कोडिंग थी। तो देखो इसमें 1 2 3 4 5 वाला है ना, तो आपका पहला 2 तो डिजिट रहेगा मान के लिए, ये रहेगा मल्टीप्लायर, ठीक है, यानी गुणक घटक गुणा करने वाले से, ये रहेगा टॉलरेंस, ठीक है। और ये 5वां जो है आपको सॉरी 5 है ना इसमें, तो 1 और 2 और 3 ये तीनों तो होंगे आपके डिजिट, ठीक है। ये चौथा जो है ये होगा आपका मल्टीप्लाई, और ये जो 5वां है ये आपका होगा प्रतिशत टॉलरेंस वाला। तो इन तीनों का डिजिट बनाना है, 5 वाला है ना, 5 वाले में डिजिट बना देना। और एक वो सर्ज टैंक वाला आया, वाटर हैमरिंग वाला, है ना, वाटर हैमरिंग से कौन बचाता है, तो सर्ज टैंक ऑप्शन आ जाएगा। पेन स्टॉक को वाटर हैमरिंग से रक्षा करनी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ठीक है। और टेम्परेचर मेजरमेंट का भी आया, तो तापमान नापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। मोटर की गति मेजरमेंट का भी बता रहे हैं, गति नापने के लिए टेकोमीटर काम में लेते हैं, ठीक है। चलो भाई बहुत है इतने सारे, बाकी तो ठीक है, सिंपल सिंपल चीजें थी, बहुत बड़ा या बहुत अलग से कुछ भी नहीं पूछा। ऐसा कोई सवाल या पेपर नहीं था कि यार कुछ अलग ही दुनिया में दे दिया, पता नहीं क्या पूछा था। आपकी जो तैयारी है वही आपसे पूछा गया था। ये वीडियो लाइक कर देना, दोस्तों को फॉरवर्ड कर दो, जिनका एग्जाम नहीं हुआ वो भी इसे देख सकें, ताकि इसी हिसाब से वो तैयारी करके जा सकें। और आप पेपर देकर आए तो इंश्योर जरूर करना यही क्वेश्चन आए थे क्या। बहुत बहुत धन्यवाद।